हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो अपलोड की है रिलेटेड टू G20 कंट्रीज ट्रिक, और उसी में ही ऐड ऑन किया है सार्क जो कंट्रीज है और आसियान कंट्रीज से रिलेटेड ट्रिक्स। प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, बिकॉज पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं इससे रिलेटेड। तो आगे वाले आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी क्वेश्चन बनने के फुली चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए आज का जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। पहले तो हम देख लेते हैं आज का डे, यूथ स्किल डे। यूथ स्किल डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, एम क्या है कि इन यूथ को क्या करना है, इनकरेज करना कि वो जो चीज़ें हैं वो सीखे। जैसे वोकेशनली चीज़ें रहती है, टेक्निकली एजुकेशन जो रहती है, ट्रेनिंग यूथ को प्रोवाइड करवाई जाए रिलेटेड टू स्किल प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही हमारी कंट्री में पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड मेरे को बताइएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर? तो ये आपका होमवर्क है। थीम जो है इसकी, री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, ये इसकी थीम है। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारे जो इंटरनेशनल जो रिलेशन है नेबरिंग कंट्री जो है नेपाल, उसके साथ वो कनेक्टिविटी कैसे हम बढ़ा सकते हैं उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है आप लोगों के सामने। कौन सी कंट्री है वो? नेपाल। नेपाल वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि हाल ही में ही नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। आप मेरे को ये बताइएगा कि न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं नेपाल के, क्योंकि मैंने बहुत बार डिस्कस कर दिया है उसके बारे में। क्लियर? तो नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन चुन के आए हैं? ठीक है, तो आप लोग बताइए मेरे को, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अभी बात हो रही है रेल सर्विसेज की। ठीक है, रेल सर्विस जो है एग्रीमेंट साइन किया गया था 2004 में। 2004 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और नेपाल के बीच। ठीक है, लेटर ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या रहता है? एक हिसाब से एग्रीमेंट है, एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में रेल सर्विसेज से रिलेटेड ये एग्रीमेंट साइन किया गया। अभी न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इसको एक्सटेंड करने का काम किया जा रहा है कि कनेक्टिविटी जो है इंडिया नेपाल के बीच में, रेल कनेक्टिविटी को हम और एक्सटेंड कर सकें। ठीक है, ताकि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है नेपाल, क्लियर, तो उसके साथ हमारे जो रिलेशंस है वो बरकरार रहें, ऐसा इस एग्रीमेंट में और इसको एक्सटेंड करने की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बात की जा रही है नेपाल जो है, अगर देखें तो एक सेकेंड, हाँ, या मैप में आप देखिए, नेपाल जो है वो क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चाइना है, तिब्बत वाला रीजन, और यहाँ पे इंडिया। तो ये लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल में जो गुड्स जाएगा वो तो या फिर इंडिया से जाएगा तो या फिर चाइना से जाएगा। ठीक है, तो नेपाल के पास क्या है? ओनली टू ऑप्शंस है, या तो चाइना या फिर इंडिया। क्लियर? तो इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, यानी कि अच्छे रिलेशन बनाने का काम किया जा रहा है नेपाल के साथ। ठीक है, ताकि दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है इस एग्रीमेंट के तहत। बिकॉज इंडिया के द्वारा अब क्या किया जा रहा है, इंडिया के द्वारा कार्गो ट्रेन जो है, कार्गो ट्रेन को स्टार्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ताकि इंडियन रेल नेटवर्क को यूटिलाइज किया जा सके, नेपाल के अंदर गुड्स पहुंचाने का काम किया जा सके। ठीक है, अदर फ्राइट का मतलब क्या रहता है? जैसे गुड्स पहुंचाना। ठीक है, हाईली जो स्पीडी जैसे ट्रेन रहती है ना, उससे उसके ज़रिए गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि ये जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिलके काम करेंगे इस ट्रेन ऑपरेटर्स को बढ़ाने के लिए। रेल सर्विसेज एग्रीमेंट जब हुआ था 2004 में, किस किस के बिटवीन हुआ था, यानी कि मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ नेपाल की तरफ से। अभी मेरे को ये बताइए, न्यू मिनिस्ट्रीज जो बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, किसके अंडर है ये? ठीक है, ऐसे आप लोगों ने रिवीजन करनी है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे जो नाम हैं जो रिशफल हुए हैं मिनिस्टर्स, तो ये आप लोगों को याद हो जाएंगे। ये मिनिस्ट्रीज किस किस के अंडर है ये भी मेरे को आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अगर बात करें तो बिरगुंज नेपाल से और रैक्सौल
इंडिया से ये कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। इस मैप में आप देखिएगा कि बिरगुंज जो नेपाल का एरिया और रैक्सुल ये कहाँ का एरिया है, इंडिया का। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। रैक्सुल रीजन और बिरगुंज रीजन किसका, नेपाल का कौन सा बिरगुंज रीजन, और रैक्सुल जो है ये कहाँ का, इंडिया का, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बात की जा रही है कि इससे बेनिफिट क्या होगा जो लेटेस्ट एग्रीमेंट देखने को मिला है। पहले तो कंज्यूमर और बायर्स दोनों को बेनिफिट होगा, और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, मार्केट फोर्स को क्या किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का मुद्दा यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेपाल के लिए ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है, ठीक है, उसको रिड्यूस करेगा ये, क्लियर। मार्केट फोर्स आपको बता दिया, कंज्यूमर है, बायर्स को क्या देगा, ये बेनिफिट देगा, ठीक है। रेल फ्राइट जो सेगमेंट है नेपाल में वो देखने को मिलेगा, यानी कि कनेक्टिविटी तेज़ी से देखने को मिलेगी, रिड्यूस करेगी नेपाल की जो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट है। उसी के अलावा रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का ये काम करेगी। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर बात करें तो इस एग्रीमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी कि थ्रू लेटर ऑफ एक्सचेंज 3 ओकेजन्स पे इसको एक्सटेंड किया गया, यानी कि पहले तो 2004 में लाया गया, फिर 2008 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया बायलेटरल कार्गो, फिर 2016 में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया विशाखापट्टनम जो पोर्ट था, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन थ्रू कोलकाता एंड हलीदा पोर्ट। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइडल प्रोजेक्ट जो है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये क्यों न्यूज़ में है, किससे रिलेटेड है ये। अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, जो वाटर डिस्प्यूट्स रहते हैं, ठीक है। तो वाटर डिस्प्यूट के चलते ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आई हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है 2014 से ही, ठीक है। 2014 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था 2014 में। तब से ही इन दोनों के बीच में झड़प देखने को मिल रही है, कभी लैंड को लेके या फिर कभी पानी वाटर डिस्प्यूट को लेके, ठीक है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी कंट्रोल में ली गई हैं, यानी कि पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई हैं वेरियस हाइडर जो पावर प्रोजेक्ट हैं जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। तो ये जो ये जो वाटर डिस्प्यूट जो कौन सी रिवर के ऊपर देखने को मिल रहा है, कृष्णा और गोदावरी रिवर, ठीक है। अब मेरे को ये बताइएगा कृष्णा और गोदावरी दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं रिवर्स, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सेवरल जो न्यू प्रोजेक्ट्स जो दोनों के बीच में प्रपोज किए गए थे, दोनों स्टेट्स के बिटवीन, ओके, विदाउट गेटिंग क्लियरनेस, यानी कि कोई क्लियरनेस नहीं दी गई थी रिवर बोर्ड को और सेंट्रल वाटर कमीशन को और अपेक्स काउंसिल को। तो उनके क्लियरनेस के बिना ही कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो प्रपोज किए गए दोनों स्टेट्स के द्वारा। ज़रूरी है आंध्र प्रदेश, यानी कि मैंडेट जो है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 लाया गया। अगर बात करें आर्टिकल 262, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान में मेंशन है आर्टिकल 262। ये बात क्या करता है, अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, किसी भी दो स्टेट्स में, तो उसको रिसॉल्व करने का काम करता है। आर्टिकल 262 के तहत इसको डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने का काम किया जाता है। बात कर ले पार्लियामेंट में 2 लॉज लाए गए, कब, 1956 में, रिवर बोर्ड एक्ट एंड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। क्यों क्योंकि 1956 में बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया गया, अलग अलग स्टेट्स निकाली गई, ठीक है। तो उसी के चलते रिवर बोर्ड एक्ट भी लाया गया 1956 में, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट भी 1956 में लाया गया। रिवर बोर्ड एक्ट की अगर बात करूँ तो ये प्रोवाइड करवाता है इस्टेब्लिशमेंट रिवर बोर्ड्स की बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की जाती है रिवर बोर्ड्स की, रेगुलेट किया जाता है एंड डेवलपमेंट किया जाता है इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज को। अगर बात करूँ तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है 1956 का, ये एम्पावर करता है, पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो सेटअप करे एडहोक ट्रिब्यूनल। एडहोक क्या रहता है, टेम्परेरी पर्पस के लिए, ठीक है। अगर कोई मतलब मुद्दा आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो टेम्परेरी पर्पस के लिए एक ट्रिब्यूनल को, एडहोक कमेटी भी हमने पढ़ा है ना, ठीक है। एडहोक कमेटी क्या है कि कोई भी अगर मुद्दा सामने आ रहा है तो टेम्परेरी पर्पस के लिए उस कमेटी का गठन किया जाता है। वैसे ही एडहोक ट्रिब्यूनल है। एडहोक ट्रिब्यूनल क्या है, एक तरह का कोर्ट है। टेम्परेरी पीरियड के लिए एडहोक ट्रिब्यूनल को सेटअप किया जाता है। ये किसको पावर दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किस एक्ट के तहत, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत। और
जो एडजुडिकेशन है, डिस्प्यूट जो देखने को मिलता है बिटवीन टू या उससे ज़्यादा स्टेट्स में, तो वाटर से रिलेटेड जो इंटरस्टेट जो रिवर है और रिवर वैली इससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसको रिसॉल्व करने का काम भी करता है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021 को पब्लिश किया गया है। ठीक है, पहले तो ये याद रखना आपको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, वो है आरबीआई। ठीक है, तो ये आरबीआई के गवर्नर हैं जिनका नाम क्या है, सोचो और बताओ। वैसे तो यहाँ पे ही है, ठीक है, अगर नहीं पता तो आप प्लीज़ सर्च करिए और बताओ मेरे को आरबीआई के ये जो गवर्नर जिनकी मैंने अभी पिक बताई इनका नाम क्या है। ठीक है, रिसेंटली ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया गया है 23rd जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है। ये बाय एनुअल यानी कि साल में 2 बार इसको रिलीज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा। और बात करें तो सबमिट कमेटी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो हेड की जाती है किसके द्वारा, गवर्नर जो है आरबीआई के उनके द्वारा। रिस्क जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिस्टम रिसाइलेंस। फाइनेंशियल सिस्टम क्या रहता है, फाइनेंशियल सिस्टम जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इन कंपनीज में या बैंक्स में या इंश्योरेंस कंपनी में, स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं और ये सब आपसे पैसा लेते हैं। फिर उन पैसों को उनको दिया जाता है जिनको इस पैसे की ज़रूरत होती है। ये पूरा सिस्टम जो है वो किसका रहता है, बोरोइंग, लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मतलब ये सारा सिस्टम काम करता है। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अगर फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो किसी भी देश की जो नींव है, ठीक है, इकोनॉमी की जो नींव है वो हिल सकती है, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रिस्क जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ख़त्म हो, ये ना देखने को मिले, तो ऐसी चीज़ें भी डिस्कस की गई हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इशू जो है रिलेटेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन फॉर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, ये भी मुद्दे जो हैं उनको डिस्कस किया गया है। स्पेशली जो इम्पैक्ट देखने को मिला जो सेकेंड वेव आई थी कोविड-19 की, बैलेंस जो शीट है इंडियन बैंक्स की उस पर देखने को मिला। बैलेंस शीट क्या रहती है, बैलेंस शीट वो रहती है जिसमें पूरा खाका रेडी किया जाता है बैंक्स का। ठीक है, कहाँ पे लॉस हुआ, किसको बोरोइंग की, सारी चीज़ें उसमें बैलेंस शीट में क्या की जाती है, मेंशन की जाती है। फिर उसको एनुअली क्या करते हैं या मंथली क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं सारी चीज़ों को कि कहाँ पे रिस्क फैक्टर्स देखने को मिले, कहाँ पे चीज़ें रिड्यूस हुई हैं और कहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सस्टेन करना पॉलिसी सपोर्ट को। क्लियर, ये भी चीज़ों को इस पे भी इम्पैक्ट पड़ा सस्टेन पॉलिसी सपोर्ट पे। और जो वैक्सीनेशन है, ठीक है, जैसे वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर वे में अभी देखने को नहीं मिल रही है। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि 60% जो वैक्सीनेशन है वो डिक्लाइन हुई है। ठीक है, कई स्टेट्स में वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। क्लियर, अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल हो तो हम ग्लोबल जो रिकवरी देखने को मिल सकती है, ऐसा इसमें बोला गया है इस रिपोर्ट में। अगर बात करें ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, जो एनपीएस वगैरह रहते हैं, ठीक है, जो लोन लेते हैं वो वापस नहीं देते लोग, तो उनको एनपीए घोषित कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रेशियो जो है इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक में वो काफ़ी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी 2021 के एंड में, यानी कि इस साल के एंड में मच यानी कि 11.2% देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम 7.48% मार्च 2021 में देखने को मिला। ठीक है, अब ये 11.2% हो सकता है इस साल के एंड तक। अगर बात करें बैंक्स, जो बेटर रेटेड लार्ज बोरोअर्स जो हैं वो डिक्लाइन हो सकते हैं। और साइन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में। ठीक है, जो रिटेल सेगमेंट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। डिमांड जो है कंज्यूमर की क्रेडिट अक्रॉस बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वो भी काफ़ी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, रिस्क काफ़ी देखने को मिल रहा है रिटेल बोरोअर्स में। ठीक है, जो ये सारे एविडेंस मिले हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बात की जा रही है, एनटीपीसी यानी कि
नॉन थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, सॉरी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, इनके द्वारा रिसेंटली ही अभी साइन किया गया है मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ, यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख की सेटअप करने के लिए इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट जो है, कंट्री का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे सेटअप करने की बात की गई है, यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख, वहाँ पे किसके द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा एनटीपीसी रेल के द्वारा ऑल्सो सेटअप किया गया है सोलर पार्क, कहाँ पे, रैन ऑफ कच्छ, गुजरात में। ये जनरेट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है, ये भी सारी आपको चीज़ें देखने को मिल रही है कि पेट्रोलियम में हाइड्रोजन क्या मिक्सचर किया जाएगा। ठीक है, तो कमर्शियल स्केल जो है ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड कमर्शियल स्केल जो आएगा किसके अंडर, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स स्कीम के अंडर ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, इसको बोला गया ग्रीन हाइड्रोजन। प्लान क्या है इनका कि 5 हाइड्रोजन बसेस को स्टार्ट करना है, कहाँ पे, लद्दाख वाले रीजन में। और ले जो है, यानी कि लेह लद्दाख जो है, ये फर्स्ट सिटी बनेगी कंट्री की जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा ग्रीन हाइड्रोजन। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है कि कार्बन न्यूट्रल विज़न जो है इनका लद्दाख में, इसको अचीव करने में ये काम करेगा। और साथ ही साथ मदद करेगा लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली कार्बन फ्री इकोनॉमी बनाने के लिए ये पूरा मददगार रहेगा। बात करें अगर 4.75 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को सेटअप किया गया, कहाँ पे, रैन ऑफ कच्छ, खवाड़ा जो है एरिया गुजरात का, वहाँ पे। और ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क है जो बिल्ड किया गया किसके द्वारा, लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर जो है हमारी कंट्री के, उनके द्वारा। कौन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्कीम की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये किसके अंडर आती है, सोलर पार्क जो स्कीम है उसके अंडर है। किसके द्वारा रोल आउट की गई, यानी कि स्टैब्लिश लॉन्च किसके द्वारा की गई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनके द्वारा 2014 में। कौन है इनके मिनिस्टर, बताइएगा ज़रा मेरे को। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर बात करें तो सेंट्रल पीएसयू है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। किसके अंडर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। इनके भी मिनिस्टर बताइए। इंडियाज लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमेरेट है ये। ठीक है, जो प्लांट करते हैं 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। और ये महारत्न कंपनी है। कब बनी, इसको महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया, 2010 में। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। लद्दाख के द्वारा एक और एमओयू साइन किया गया, किसके साथ, सिक्किम के साथ। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बनाने का विज़न है इनका। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है, ठीक है, इनको ये चाहते हैं कि अब ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बने, इसलिए ये एमओयू जो है वो साइन किया गया है। ठीक है, सिक्किम के साथ, सिक्किम जो है ऑलरेडी इसको, ये कंट्री की फर्स्ट स्टेट ऐसी है जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का दर्जा दिया गया है, इसलिए लद्दाख जो है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है सिक्किम के साथ एमओयू साइन कर रही है। ठीक है, ये ट्राई पार्टी एमओयू, यानी कि 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, लद्दाख और सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी इम्प्लीमेंट करेगी परंपरागत कृषि विकास योजना एंड मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। एम क्या है कि लद्दाख जो है इसको ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट करना 2025 तक का विजन है, याद रखिएगा इसको। सिक्किम जो है ये फर्स्ट स्टेट बनी, 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनी। ठीक है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्टेट का इनको दर्जा मिला। कौन से ईयर में ये इनको फुली ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला सिक्किम को, ये आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम यहाँ पे सिचुएटेड है, हमारी जो कंट्री का स्टेट है वो टच करता है वेस्ट बंगाल। और अगर बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान, नेपाल, ठीक है, यहाँ से टच करता है, यहाँ पे क्या है, चाइना। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं अभी। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक जो है उससे रिलेटेड एक चीयर सॉन्ग जो है वो अभी क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। सॉन्ग का नाम है हिंदुस्तानी वे। ठीक है, तो किनके द्वारा ये गाया गया है, सिंगर अनन्या बिरला। ठीक है, टीम अप यानी कि पूरी इनकी टीम है, मेस्ट्रो रहे AR रहमान। ठीक है, इनके द्वारा चीट सॉन्ग जो है वो लॉन्च किया गया इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के लिए, ताकि उनको चेयरअप किया जा सके, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए बधाई दी जा सके। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू जितने भी हमारे
स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए, ठीक है। टाइटल जो है इसका क्या है, हिंदुस्तानी वेव। सॉन्ग जो है वो किसके द्वारा गाया गया, अनन्या। एंड कंपोज किसके द्वारा किया गया, ए आर रहमान के द्वारा। लॉन्च किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, कौन है, अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा ये सॉन्ग को लॉन्च किया गया है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।